Hello, good afternoon, my dear students. Today we are going to start chapter number 7, that is Ashoka, the emperor who gave up war. Okay, मतलब हम आज हिस्ट्री में अशोका के बारे में स्टडी करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको जानने को मिलेगा कि अशोक कौन थे, किस तरह से उन्होंने गिव अप वॉर, मतलब उन्होंने युद्ध को त्याग दिया, मतलब उन्होंने लड़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी। बहुत बड़ा एम्पायर था, सब कुछ जीतने के बाद, बहुत कुछ होने के बाद उस पर्सन ने युद्ध को क्यों टाटा बाय बाय कर दिया, ऐसे क्या रीज़न थे, इन सारे बातचीतों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटी सी कहानी ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, रोशन रुपीज़ ये एक्चुअली एक हो सकता है ये हो या नहीं हो, मुझे नहीं मालूम, बट वो देखती है अपने ग्रैंडफादर से रुपीज़ लेने के बाद अपने बर्थडे पे उससे कुछ नोट्स मिलते हैं, तो उसे लगता है कि वो कुछ नई सीडी खरीदेगी। ओके, तो उसने देखा कुछ नए नोट हैं, फील भी किया और उसने नोटिस किया कि एक स्माइलिंग फेस गांधी जी का है राइट साइड में, और फिर उसके बाद एक सेट है लॉयंस का जो लेफ्ट साइड है। वट वर द लॉयंस देयर फॉर, शी वंडर्ड, वो शेर किस तरह के थे, क्यों थे, उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत अच्छा लगा। वो जानना चाहती थी उन लॉयंस के बारे में कि क्यों है, गांधी जी का फेस क्यों है, लॉयन क्यों है। देखिए ये है द लॉयन कैपिटल। देखिए इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। अब इसमें आपको महसूस हो रहा होगा सर ये चीज़ तो हमने भी बहुत नोटिस की हुई है, ये चीज़ तो हमने भी देखी है सर। आप देखेंगे कि चारों डायरेक्शंस में शेर का मुंह है, एक पीछे की तरफ भी है, और आप देखेंगे सर ये कुछ चक्र है, सर इधर घोड़े का निशान है, अश्व का, एक तरफ बैल, ये सब चीज़ें क्या है, मतलब ये इतना सिंबॉलिक कैसे है सर इसका मीनिंग क्या है कि चारों शेर 4 डायरेक्शन है, उस तरफ ये मुंह करके मतलब बैठे हुए हैं, ये क्या शो करता है, ये कहाँ से लिया गया। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है बेटा, बहुत बड़ा साम्राज्य, किंगडम यानी साम्राज्य, तो उसको हम एक एम्पायर की तरह कहते हैं। किसी एम्परर का एम्पायर, साम्राज्य, किंगडम, राजशाही। द लॉयंस दैट वी सी इन अवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। ये जो आप इंडियन रुपीज़ का कॉइन देखते हैं, नोट देखते हैं, इसकी अपनी एक बहुत पीछे की हिस्ट्री है। दे वर कार्व्ड इन स्टोन, उनको बेटा पत्थरों पे बनाया गया था, उकेरा गया था, एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। और बेटा वो पिलर जिसमें ये आप देख रहे हैं ना, ये स्तंभ था, कहाँ लगाया गया बेटा, सारनाथ में। आप सारनाथ के बारे में पढ़ चुके हैं कि सारनाथ वो जगह थी जहाँ पे भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया। Ashoka was one of the great rulers known to history. On his instructions, inscriptions were inscribed on pillars. तो पहली बात तो ये है कि जो आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे बेटा, तो नोट्स कैसे बनाएंगे जरा वो पहले सुन लीजिए। The lines that we seen on our notes and coin हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से आएगा कि उनको स्टोन्स पे कार्व्ड आउट किया गया और एक प्लेस थी सारनाथ, उसके एकदम टॉप ऊपर स्टोन पिलर पे लगा दिया गया। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको पता चलना चाहिए सर जो अशोका का जो ये पिलर था जिस पे लाइन वगैरह ये सारी चीज़ शो की गई थी, कहाँ लगाया गया, सारनाथ में। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड पॉइंट। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री on his instructions inscriptions were inscribed on pillars। ये तीसरा पॉइंट है। अशोका अपने टाइम में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक था और हिस्ट्री में हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो वो कहता था या जो वो करता था, इंस्क्रिप्शंस, वो पत्थरों के जो याद है पत्थरों पे उकेर की चीज़ें लिखी जाती थी, आज भी आप देखते होंगे नेम प्लेट बनाई जाती है, उस पर वो इंस्ट्रक्शंस लिखवाता था और वो सारी चीज़ें पिलर्स पे भी खुदवाता था। बहुत ग्रेट था अपने टाइम पे।
एज वेल एज ऑन रॉक सरफेसेस, पहाड़ियों की जो सरफेस होती थी वो उस पर भी इस तरह की चीज़ें लिखवाया करता था। ओके, अब हम बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन ऑन दिस इंस्क्रिप्शंस, क्या क्या लिखा होता था उसके बारे में भी जानेंगे। लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम कॉल्ड एन एम्पायर। सबसे पहले हम ये जानेंगे क्यों उसके एम्पायर को या उसके किंगडम को उसका जो वो जिस जगह का महाराज था, जिस जगह का राजा था, उसको एम्पायर क्यों बोला। ठीक है, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय द ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर अगो। ये फोर्थ पॉइंट है यहाँ से कि बेटा जो अशोक जो था पर्सन, राजा, वो जिस जगह को रूल कर रहा था, राज कर रहा था, वो जगह बहुत साल पहले, आज से 2300 साल पहले उसके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने वो उसको स्थापित किया था। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय वाइज मैन नेम चाणक्य। चंद्रगुप्त को एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी का सपोर्ट मिला और उसका नाम क्या था बेटा, चाणक्य। एक्चुअल में बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम चाणक्य था। और कौटिल्य, चाणक्य और कौटिल्य एक ही बात है, सेम पर्सन का नाम है। ये आपका हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट, क्या कि चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। ओके, मैनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज वर राइट डाउन इन ए बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। बेटा अर्थशास्त्र किसने लिखा, चाणक्य। तो ये नोट आप लिखेंगे, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य, इस तरह से आप उसको लिखेंगे। अब एक न्यू वर्ड आ गया बेटा आपके लिए, न्यू वर्ड क्या है, डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है बेटा वंश। ठीक, अब वंश से सेंस क्या है बेटा, वंश क्या है, वंश का मतलब व्हेन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। जब बेटा एक पीढ़ी करके एक ही घर के लोग बनते चले जाएं, फैमिली पूरी एक होनी चाहिए, इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी, तो उसको वंश कहा जाता है। द मौर्यज वर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर। और जो मौर्य राजा थे और उनका जो वंश था, मौर्य वंश था, मौर्य वंश हिंदी में लिख देंगे उसको मौर्य वंश। जो मौर्य वंश था वो उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे बेटा। चंद्रगुप्त जो पहला था, उसका बेटा बिंदुसार, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, एंड बिंदुसार सन अशोक, और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक। इन 3 का नाम सबसे मान्यता से लिया जाता है मौर्य वंश में। ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। इस तरह से पूरी फैमिली के लोग इस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब बात आती है इस चीज़ की कि हम इनके एम्पायर को भी समझें। द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स। अभी यहाँ मैप आएगा बेटा, रेड डॉट से उन जगहों को दिखाया है जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस पत्थर पे मिले हुए शिलालेख मिले हैं। दीज वर इंक्लूडेड विद द एम्पायर, और वहाँ एम्पायर का नाम भी दिया है, और अभी हम ये यहाँ पे मैप में देखेंगे। There were several cities in the empire, ब्लैक मैप में दिखाया है। These included कैपिटल पाटलिपुत्र। बेटा कैपिटल क्या थी मौर्यन एम्पायर की, पाटलिपुत्र। तो ये क्वेश्चन हो गया ना, नेम द सिटी विच वॉज कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, पाटलिपुत्र। ये तक्षशिला और उज्जैन भी उस टाइम उन्हीं के मतलब ये तक्षशिला और जो उज्जैन वो भी मौर्यन एम्पायर में ही आते थे। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। इसको गेटवे क्यों कहते थे बेटा नॉर्थ वेस्ट का, क्योंकि वहाँ से ये इंडिया के इस तरफ से, ये वेस्ट एशिया की तरफ से यहाँ जो भी कंट्री आती थी, ये यहाँ के लोग जो भी आए थे उसके लिए, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ तक्षशिला से होकर ही आता था। वाइल उज्जैन ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। उज्जैन को आप देखेंगे बेटा, उज्जैन आज एमपी में है, तो इंडिया में जो साउथ वाला रूट है वो इस तरफ आता था। जो व्यापारी होते थे, मर्चेंट, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज़। कहते हैं कि व्यापारी लोग, अधिकारी लोग और बहुत सारे कामगार लोग इन शहरों में रहा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन अदर एरियाज देयर वर विलेज ऑफ फार्मर एंड हर्डर। और जो आसपास के इलाके थे बेटा गांव में, वहाँ पे ज़्यादातर किसान लोग रहते थे, और हर्डर्स जो झुंड में गाय भैंसों को चराने वाले, कैटल्स को चराने वाले लोग होते हैं वो रहते थे, चरवाहे जिन्हें बोलते हैं। इन सम एरियाज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हॉन्टेड एनिमल्स फॉर फूड। वो बेटा जो फॉरेस्ट का खाना होता था उसको प्रोड्यूस मतलब उसको गैदर करते थे अपने खाने पाने के लिए, और जानवरों का भी शिकार करते थे खाने के लिए।
पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज भी बोला करते थे। अब जरा हम अशोक के मैप के जरिए इसको समझने की कोशिश करें बेटा। जरा देखो तो एक बार इसको अच्छे से देखो। मैप 5 दिया, मौर्यन एम्पायर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। कहाँ गया? ठीक है, जरा देखो तो बेटा इसे। देखिए मौर्यन एम्पायर दिया है पूरा ये। ठीक, अब इंडेक्स में क्या क्या जगह दी हैं? जो रेड डॉटेड है वो इंक्रिप्शंस फाउंड हुए हैं वहाँ पे, और जो ब्लैक है वो इम्पोर्टेंट सिटी हैं उस टाइम पे। ये वो इलाका है जो मौर्यन एम्पायर में सबसे इम्पोर्टेंट था। अब आप देखो, लंपक, गांधार, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, बहापुर, मेरठ, लुम्बिनी, गुजरा, इलाहाबाद, कौशाम्बी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, ये रहा उज्जैन। आप देख रहे हैं, ये रहा तक्षशिला जो इधर वेस्ट साइड से अफ़गानिस्तान से टर्की से बहुत सारे लोग आते थे, उनकी कहानी है इधर से आने वालों की। और जो साउथ इंडिया से जा रहे हैं वो इधर से होके जा रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ ये डेक्कन प्लेटू वाला रीज़न है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी था उसको ढंग से जब हम आपको क्लास में पढ़ा रहे थे। तो ये उज्जैन से होते हुए लोग इस तरफ पाटलिपुत्र और यहाँ आते थे। ये यारागिरी, ब्रह्मगिरी, मास्की, ऐसे सोपारा, जौगड़ा, धौली, ऐसी देखो आप सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं। और ये पूरा बेटा मौर्यन एम्पायर ही है। यहाँ पे मौर्य एम्पायर अशोक के टाइम का ये पूरा है। अब आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट था ये। तो उस टाइम पे उनका राजकाज बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। आज का जो ये आप इसमें चीज़ देख रहे हैं, एक पार्ट है इसमें लंपक, कांधार, बेटा ये आज का अफ़गानिस्तान है। और जो ये वाला पार्ट है तक्षशिला, शाहबाजगढ़ी, ये आज का पाकिस्तान है। आप सोच के देखिए, ये जगह उस टाइम सारे का सारा पार्ट जो है इंडिया में मौर्यन एम्पायर में एक टाइम पे इसी में था। ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, इस साइड भी अलग। काफ़ी बड़ा एम्पायर था अशोक का। ठीक है, आगे देखिए। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड रोड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। अब ये तो बात सच है कि वो डिफरेंट तरह का खाना खाते थे, तरह तरह के कपड़े पहनते थे, अलग तरह की भाषा बोलते थे। एक क्वेश्चन आ गया बेटा यहाँ पे, हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? तो उस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। आप लिखेंगे ना अपनी नोटबुक में कि एम्पायर्स किंगडम से कैसे डिफरेंट हैं। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मी। अब होता ये था, जो बड़े बड़े साम्राज्य बन जाते थे उनको रिसोर्स ज़्यादा चाहिए होते थे राजाओं से, क्योंकि राजाओं का जो किंगडम है वो छोटा होता था, एम्पायर्स का जो किंगडम है वो बड़ा होता था। तो बड़े राज्य को संभालने के लिए बड़ी आर्मी चाहिए होती थी ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और सो ऑल्सो दे नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। तो उतने ही नंबर पे बेटा उनको अधिकारी चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए जो टैक्स को कलेक्ट कर सके। टैक्स कलेक्ट करना, आर्मी को रखना, आर्मी को तो सैलरी देना, सारे खर्चों को एक साथ रखना, बाहर से अगर कोई आक्रमण हो रहा है तो उसको भी ठीक करके रखना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब आप सोच के देखिए कितना उस टाइम बड़ा काम होता होगा इस तरह से डील करना है एम्पायर्स को। तो अशोका ने भी किया। ठीक है, तो ये ऐसा आंसर है बेटा। 2 पॉइंट हैं इसके, ये आप लिखेंगे। फिर है रूलिंग द एम्पायर। एम्पायर को रूल कैसे किया जाता था, कोई कैसे रूल कर रहा था एम्पायर को। ठीक, एज द एम्पायर वॉज सो लॉन्ग लार्ज, बहुत बड़े बड़े होते थे। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली, डिफरेंट पार्ट्स में दूसरे तरीके से रूल किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। और जो एरिया था पाटलिपुत्र का, जो डायरेक्ट कंट्रोल में किसके था, एम्परर के। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू टैक्स कलेक्शंस फ्रॉम फार्मर, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेज एंड टाउन इन द एरियाज। अब सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा तो बेटा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। ये लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, जो भी व्यापारी हैं जो गाँव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, सब जगह से टैक्स कलेक्ट करेंगे। अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर्स। जो राजा के आदेश को नहीं मानता था तो अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिसर्स वर गिवन सैलरीज, इन सबको सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।
लोगों पे नज़र रखने के लिए, ऑफिशियल्स पर नज़र रखने के लिए भी मैसेंजर भेजे जाते थे। एंड और विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। और सिंपल सी बात है, इनको मदद कौन करता था? राजा के घर वाले लोग और बड़े बड़े मंत्री लोग। ये सारी कहानी है, ठीक है। वहाँ पे एरिया होते थे प्रोविंस। आज जो प्रोविंस है उसे हम स्टेट बोलते हैं, ठीक। ईच ऑफ दीज वर रूल फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। तो अपने अपने स्टेट की अपनी एक कैपिटल भी होती थी बेटा। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, ये तो बात सच है, पाटलिपुत्र बड़ी कैपिटल थी तो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से कंट्रोल होती थी। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट अ गवर्नर, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। और सिंपल सी बात है, रॉयल प्रिंस जो राजकुमार हैं वो गवर्नर की तरह भेजे जाते थे ताकि वहाँ की उन लोकल हालात को और उन प्रोविंसेस को वो लोग डील कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये सिर्फ मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही रखूँगा, बाकी सारी चीज़ें हम आप ही कल स्टार्ट करेंगे। और ये एक वर्ड है ट्रिब्यूट, तो इसको आप लिखेंगे, मतलब भेंट, भेंट बोलते हैं इसको, राजा को भेंट करना। चाहे आप किसी भी बेस पे आ सकते हैं, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। चाहते न चाहते हुए भी आप टैक्स की फॉर्म में कुछ दे सकते हैं, सोने चांदी की फॉर्म में कुछ दे सकते हैं, किसी भी तरह से कुछ देना हो, उस तरह से भेंट होता था उस ज़माने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।